अगला सीटेट कब होगा? सीटेट से क्या 9-10th को भी फायदा होगा, मतलब 9-10th के लिए भी होगा। नई शिक्षा नीति कब से होगी? कोरोना के कारण क्या चीजें रुकेंगी? कुछ न्यूज घूम रहे हैं, क्या वो सही है कि अगला सीटेट नवंबर में होगा या जुलाई में होगा? यूपी टेट की घोषणा हुई, उसका क्या होगा? एमपी टेट का क्या होगा? रीट का क्या होगा? आने वाले जो बाकी स्टेट टेट है उसका क्या होगा? ऐसे कई सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में घूम रहे होंगे। और अभी हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों का उत्तर लेकर मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर सीटेट से शुरुआत करता हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, हर चीज मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्टडी प्लान भी बताऊंगा, अभी से क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से जो माहौल है उसके साथ हम क्या एग्जैक्टली हमें सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीटेट की। तो आप लोगों के पास एक नोटिस गई होगी जो कई जगह पे घूम रही है कि सीटेट अब नवंबर में होगी, कुछ नवंबर की डेट देकर आपको बता दी जा रही है। और कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जुलाई में तो सीटेट होगी ही होगी, क्योंकि पिछली बार मिस हुआ, अब मिस नहीं होगा। ऐसी कई सारी अपडेट आपके पास है। दोस्तों, पहली बात तो जो भी आपके सामने न्यूज है उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं कि अगला सीटेट जो है उस डेट में ही होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना होगा कि अभी की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन थोड़ी सी और नाजुक हो चुकी है। क्योंकि पिछली बार की अगर आप बात करते हैं तो पिछले बार कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्स को टाला गया था। इनफैक्ट सीटेट नॉर्मली नहीं टलती है, लेकिन सीटेट एग्जाम को टाला गया था। और पूरी तरीके से आपका जो है एक सिस्टमेटिक टाइम देने के बाद किया गया। उसमें भी और भी काफी सारी एग्जाम टली, लेकिन सीटेट हो गया। तो आप ये मानक लगा सकते हैं कि सीटेट बहुत रेयरली टलता है, अगर उसकी ऐसी कोई बेसिक जो है पूरा एकदम परेशानी आए उसके बाद ही वो टलता है। तो बात यहाँ पर वही है कि अभी की जो सिचुएशन है आपके कोविड की वो काफी खतरनाक है। और उस वजह से तो अभी जितनी भी एग्जाम, अभी बेसिकली जून तक तो कोई एग्जाम है नहीं, तो वो जून तक की अगर उससे पहले की दूसरे सेक्टर की भी एग्जाम होगी तो वो टलने के चांसेस हैं और वो टलेंगे। जहां तक बात रही हमारी सीटेट की, जो नॉर्मली जुलाई और दिसंबर में होती है, तो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर पिछले बार भी तो हुई नहीं, जिसकी वजह से जनवरी में हुई, तो इस बार अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? तो देखिए, नॉर्मली सीटेट के अगर ये सिचुएशन नहीं आता तो निश्चित रूप से जुलाई में होने के आसार थे, जिसके लिए फॉर्म ऑलरेडी अभी तक में आ जाना चाहिए था। लेकिन अब बात रही कि आगे का, काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में फॉर्म आ जाएगा। तो क्या है कि जब अनिश्चितता की स्थिति रहती है उस समय में कोई भी अगर आपको कुछ बात बताता है तो वो एक एजम्पशन बताता है। एकदम मैं ट्रुथ बता रहा हूं, आप पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा। एक एजम्पशन बताता है, कोई भी अगर आपको बताएगा, कितने भी आपको जो है जिस विश्वासी से विश्वासी लोग अगर आपको बता दें तो वो अपना एजम्पशन बताएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बोर्ड ने डेट निकाला भी है ना, कोई फेक न्यूज घूम रही है, मान लीजिए कि बोर्ड ने डेट निकाला भी है, बोर्ड के पास पूरी राइट्स है सिचुएशन को देख के उसको चेंज करने का। ठीक है, इनकेस अगर डेट निकाला भी है तो अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जहां तक जुलाई की बात है, तो जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से जुलाई के लिए भी अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और अगर जुलाई के लिए डिसीजन लेना है तो ये जो आपका मंथ है ये बहुत क्रूशियल है। ये मंथ बोले तो अगर आप ये वीडियो को अप्रैल में देख रहे हैं, अप्रैल 2021 में, तो ये मंथ बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस समय में फॉर्म आना जरूरी है। अगर एग्जाम लेना है तो अब लेट हो चुकी है, फॉर्म आना जरूरी है। लेकिन फॉर्म किस बेसिस पर आएगी? फॉर्म इस बेसिस पर आएगी कि क्या पूरी तरीके से वो कंफर्म है कि एग्जाम कराएंगे, क्योंकि सीटेट ऐसा ही फॉर्म नहीं निकालता है ना। और फॉर्म निकाल के अगर फॉर्म निकाल देगा तो क्या होगा? मान लीजिए फॉर्म आ भी गया और जुलाई में डेट दे भी दिया, तो क्या निश्चित रूपेण जुलाई में एग्जाम होगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी एक चीज देखिए कि क्या इस समय पे इंसान की गारंटी है? मैं आपको एकदम क्लियर बात पूछता हूँ, आप लोग कई लाखों वीडियो इस पर देखे होंगे, इंसान की खुद की गारंटी है क्या अभी के समय में? तो जब चीजें इंसान के कंट्रोल से निकल जाती है, उसके बाद इस पर कोई भी टिप्पणी अगर आपको कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। इस ऐसे कोई भी परफेक्शन या कंफर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर्म अगर निकल भी जाती है जुलाई के लिए, तब भी हो सकता है ऐसा
कि जुलाई में एग्जाम ना हो, ये एग्जाम जो है आगे टल जाए या अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो। ऐसे भी अभी जनवरी में ही एग्जाम हुई है और उनका इवेल्युएशन प्रोसेस या जो खर्च होता है या जितना भी उनका तौर तरीका है उस पर भी कई प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है। और कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर इस बार से 9-10th वाला भी अप्लीकेबल होगा क्या? क्या इस बार से आपका क्या कहते हैं नई शिक्षा नीति भी लागू होगी क्या? कि देखिए ऐसी कोई भी सूचना नहीं है और अभी 9-10th आपका लागू नहीं होगा। आपको वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के ही जो बच्चे हैं उनको ही बस यहाँ पर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में अभी शामिल है। 9 और 10th अभी शामिल नहीं होगा। कब शामिल होगा? जब आपकी नई शिक्षा नीति लागू होगी, तब आपकी एक और चीज होगी कि आपका जो बीएड है वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा और जब इंटीग्रेटेड कोर्स होगा तब जाके बाकी सारी चीजें वहां पे इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, तो शिक्षा नीति में मैंने ही आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए एडवाइस कर दी गई है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जब सब कुछ होगा तो अपने रूल के साथ होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो ये रही दूसरी बात। इसके बाद अब स्टेट टेट की तरफ आते हैं। तो चाहे आप यूपी टेट की बात करें या आप रीट की बात करते हैं, राइट, क्योंकि एमपी टेट के आगे के डेट की घोषणा नहीं हुई है और नेक्स्ट डेट की फाइनल की घोषणा नहीं हुई है और मुझे लगता है कि वो सेफ जोन में है। जब भी सब कुछ क्लियर होगा उसके बाद एमपी टेट का एग्जाम होगा। और जहां पर यूपी टेट की बात है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा हमारे किसी मतलब बच्चे को जितना सफर करना पड़ता है, बार बार एग्जाम की डेट बढ़ना, बार बार नॉर्मल रीजन से, तो उन लोगों को पता है कि एक नॉर्मल रीजन से भी वहां पर डेट चेंज होती है और कई बार भर्तियां टलती है, इलेक्शन को लेकर कई चीजें होती है, कई प्रकार के मुद्दे वहां पे रहते हैं। तो क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है, बच्चे भी बहुत ज्यादा है, तो ये बात आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की डेट निकली है तो एग्जाम का मतलब डिपेंड ऑन द सिचुएशन आराम से चेंज हो सकता है। देखिए सीटेट में मैंने आपको बोला कि सीटेट बहुत सोच समझ के काम करता है और सीटेट इतनी आसानी से चेंज नहीं करता है। अब वैसा ही सिचुएशन आ गया तो चेंज करेगा, लेकिन बाकी यूपी टेट की अगर आप बात करते हैं तो अगर सिचुएशन ठीक हो कि यूपी टेट अपने प्रोसेस को कर रहा है, तो अगर सिचुएशन खराब रही तो फिर दिक्कत होगी, है ना? तो उत्तर प्रदेश यूपी टेट की भी अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी डिपेंड ऑन द सिचुएशन चीजें होंगी। रीट की बात करें तो रीट भी आपको जून में यहाँ पर घोषित है। तो ये जो आपका जून जुलाई का टाइम है, ये अगर यहाँ पर आपका कोविड का सिचुएशन अगले भी महीने तक कंट्रोल में आ जाता है, जो कि लग नहीं रहा है, तो एग्जाम आपकी जो है एज इट इज होने के चांसेस हैं। अगर नहीं तो फिर परेशानी है, एग्जाम डिले हो सकती है। अब इसके बाद बात ये आती है कि इन सभी के बीच हम क्या करें, इन सभी के बीच इन सभी को हम अपने मतलब नेचर में कैसे ले और हमारा क्या प्लान होना चाहिए। मैं आपको जस्ट एक कंपैरिजन करना चाहता हूं आपके पिछले वाले जो टाइम था उससे। पिछले वाला जो टाइम था वो इससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, इससे ज्यादा अनमैनेज था। उस समय पे मतलब कोरोना या कोविड की सिचुएशन या जो सेंसिटिविटी है वो निश्चित रूप से अभी और भी ज्यादा है, लेकिन हमारे जो मन की सेंसिटिविटी है ना, इस बार तो अब आनी शुरू हुई है, लेकिन पिछली बार फर्स्ट डे से ही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे थे उस समय पे? हम लोग को पता नहीं था कि अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एग्जाम छोड़िए, दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी ये पता नहीं था। तो एग्जाम तो बहुत छोटी बात है फिर तो उस केसेस में भी हम क्या कर रहे थे? क्या हम घर में चुपचाप बैठ गए, निश्चिंत हो गए? नहीं, जो निश्चिंत हो गए उनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। सीटेट जनवरी 2021 इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो लोग निश्चित होकर बैठ गए कि यार चलो कौन करता है, जब सब कुछ ठीक होगा तब करेंगे, तो जब ठीक हुआ तो टाइम कम मिला और उनका क्रैक नहीं हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम लोग आने वाले समय का एक बेहतर प्लान बनाते हैं। बेहतर प्लान क्या होता है? जो मैंने बना लिया है और आप लोग भी अपना अपना बना लीजिए ना। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको बस बता रहा हूं कि आप अपना बेहतर प्लान बना लीजिए। क्योंकि अब जो हमारा 24 आवर्स का रूटीन होने वाला है, ये कैसा होगा, ये हम पे आप पे डिपेंड करता है। फिर से आप देख रहे हैं चीजें एक जगह से नाइट कर्फ्यू लग रही हैं, लॉकडाउन हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार से अब हम यही अपने घर में बंद रहेंगे और अपने घर से ही सब कुछ ऑपरेट करेंगे, यहीं से सब कुछ कर पाएंगे, बस इतना ही है। तो आप भी अब वही कर पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट आपके घर तक आता है, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जहां से भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, आप पढ़ाई करते हैं।
मुझे लगता है कि आपको अपना एक रूटीन जरूर बना लेना चाहिए और इस रूटीन के अंतर्गत आप अपने हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। एक एडिशनल बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अभी के समय में, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई की आप रूटीन बना लीजिए। देखिए एक ही बात है, अगर हम पे प्रेशर आएगा तब हम कोई काम करेंगे तो फिर मतलब गए काम से चिड़िया फुर। लेकिन अगर हम ये सोच के चलते हैं कि अगर इस समय पर हमारे साथ जो भी टाइम है, अगर यहाँ पर हम डीपली करके चीजों को लेके चलते हैं, तो एग्जाम जून में हो कि जुलाई में हो, हम इसके लिए भी रेडी होंगे। एग्जाम अक्टूबर में हो कि नवंबर में हो, हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। और समय इतना खराब चल रहा है कि अभी के समय से अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करते हैं और आप नौकरी नहीं लेते हैं, आने वाले समय में बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि पिछले कई जो है समय में 1 साल 1.5 साल के अंतर्गत कई लोग बेरोजगार हुए हैं, और जो बेरोजगार हुए हैं वो अब हर जॉब की तरफ भागेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई अगर किसी प्राइवेट संस्था में काम करते थे, किसी चीज में काम करते थे, तो वो लोग ऐसे जहां पर भागेंगे जहां पर भी वैकेंसी आएगी। आपको पता है ग्रेजुएशन पास लोगों की संख्या काफी है, और बीएड लोग ऐसे भी करके रखते हैं, या नहीं तो लोग कहीं पे एडमिशन ले भी लेंगे। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तो अब आपकी कंपटीशन बढ़ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, पिछले 31 जो क्या कहते हैं जनवरी 2021 वाला जो एग्जाम था, इसमें कौन कौन क्वालिफाई किए, मतलब अच्छे नंबर से, वो किए जो अपने कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस लगे हुए थे। लॉकडाउन के समय में जब पूरी दुनिया सरकार को दोष देने में लगी थी, एक दूसरे को गाली देने में लगी थी, या आपस में सोने में लगी हुई थी, या टिकटॉक वीडियो बनाने में लगी हुई थी, तभी वो पढ़ाई कर रहे थे, तभी वो मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये काम अगर हम आज से कर सकते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि एक रूटीन बनाइए, बहुत सख्त रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। खूब सोइए, है ना। अगर आप 1 घंटा ज्यादा ही सोते हैं तो सोइए, है ना, वो काम करिए। और उसके साथ साथ आपका जो पूरा चक्र है, पूरा पढ़ाई का जो चक्र है, इस चक्र को अभी से शुरुआत कर दीजिए। देखिए आप 2 तरीका से काम होता है, नॉर्मली आप दूसरे तरीका से करते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको पहले बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि एग्जाम का डेट निकला, जल्दबाजी में सब कुछ तैयारी करो और निकल जाओ, टीचर बन जाओ। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एग्जाम हो भी गया, आप टीचर बन भी गए, तो ठीक है। लेकिन इतना तो मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे लोग लाइफ टाइम एक प्रतिष्ठित और अच्छे टीचर बन के नहीं रह सकते हैं। जो पहला तरीका है, टाइम अगर हमको मिला है तो हम उसको ये सोचें कि अरे यार 4 महीना मेरा 3 महीना बर्बाद हो गया, तो फिर गए। लेकिन अगर हम इसको ये सोचें कि यार वो जो हम 3 महीना में हड़बड़ी करके काम करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके अभी से शुरू कर दें। बाद में जब हम कंप्लेन करते हैं कि यार दिन में इतनी क्लासेस होती है, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो हम क्यों ना अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, और 8 घंटा नहीं पढ़े, 4 ही घंटा पढ़े, 3 ही घंटा पढ़े। समझ रहे बात? तो क्या वो तब तक में क्या होगा, मेहनत आप उतना ही करेंगे, लेकिन रॉयल होके करेंगे, है ना। रॉयल होके पढ़ना मतलब समझते हैं कि आप हड़बड़ी में काम नहीं करेंगे, आप भाग भाग के काम नहीं करेंगे, आप किसी के दास बन के काम नहीं करेंगे। मतलब सर दास क्यों बनते हैं? दास आप तभी बनते हैं जब आपको लगता है कि 2 दिन में करना है और 2 दिन से ज्यादा का काम है, तब आप उस चीजों के, उस किताब के, उस सिलेबस के, उस चीजों के दास हो जाते हैं। तो दास बन के काम नहीं करेंगे, अभी से हम रॉयल होके काम करेंगे, किताब निकालेंगे। अगर किसी पे आधा घंटा टाइम ज्यादा भी लग गया तो लग गया। उस टाइम पे क्या होगा, अगर किसी चीज पे आपको ज्यादा टाइम थोड़ा सा लग गया, आप पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अरे यार इतना दिन बचा हुआ है, माथे पे प्रेशर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये पढ़ रहे हैं उसका टेंशन, वो पढ़ रहे हैं उसका टेंशन, ऐसे अलग अलग प्रकार के टेंशन आपको दिमाग में आते जाएंगे। अब आपके दिमाग में एकदम चलते रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे चक्कर में फिर आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। तो अभी से वो सबके साथ होती है, और जैसे तैसे करके लोग निकालते भी हैं। अभी से अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा, एक तो आपको टाइम पर्याप्त मिलेगा, और पूरे बॉस बन के पढ़ेंगे। अभी से एकदम पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सब आपका होगा। इसके साथ जो नॉलेज आपको होगी ना,
ये काफी डीप नॉलेज होगी, काफी एकदम कहते हैं ना कि पूरा एकदम परिपक्व नॉलेज होगी। ये एक चीज हो गया। अब इन सभी चीजों में आपकी नॉलेज भी परिपक्व हो गई, डीप हो गई। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि एग्जाम तो आपका बढ़िया से क्रैक होगा। आप अनअकैडमी की बात करिए, टेस्ट सीरीज भी लगातार आपको चल रही है, फ्री में भी T20 चल रही है। आप जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिए हैं वो भी जाके दे सकते हैं, डेली चल रही है। ये सब आप डेली कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन की टेस्ट है, कर ही सकते हैं, है ना? तो वो ये सब काम करते चलेंगे, हंसते खेलते हमारा पूरा काम हो जाएगा। और उसके बाद जो मेन चीज है, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हम सुकून से रहेंगे, बढ़िया से एग्जाम देने बैठेंगे, बढ़िया से करेंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा कि उसके बाद, क्योंकि अब देखिए सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना हमारा मकसद नहीं है, हमको टीचर बने रहना मकसद है, अच्छी सैलरी मिलना मकसद है, अच्छे जगह चुनाव होना मकसद है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उससे कुछ नहीं हो जाता है। समझ रहे बात? उससे कुछ नहीं हो जाता है। उसके बाद आपको आपके स्टेट के या केवी के या DSSB के या आर्मी पब्लिक स्कूल जो भी है उसको देना होता है। अगर आप उसी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB सुपरटेट KVS की, तो आप ये मान के चलिए कि वहां के जितने भी आपको प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं एग्जाम में, और उससे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सोचिए ना जरा सा, कि एक तरफ है कि आप जैसे तैसे करके पढ़ाई कर लिए। आप सिंपल सी बात, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले का देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। बीएड में आप में से कितने लोगों ने रियल में मेहनत करी थी? कितने लोगों ने करी थी? बहुत कम लोगों ने। अगर आपने बीएड में पूरी जम के मेहनत की होती तो यहाँ के 30% पार्ट आपके चुटकी में निकल जाते हैं। कोई आपको लाने से नहीं रोक सकता था 30% 40% नंबर, है ना? इवन ज्यादा ही। अगर आपने बीएड सही में पढ़ी होती तो आपको ये एंट्रेंस के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्योंकि हमने बीएड डीएलएड बीटीसी को उतना सीरियस नहीं लिया, तो अब हमको मेहनत करनी पड़ रही है। और दोस्तों मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, अपने फैमिली, अपने आसपास हर ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं कि अभी अगर आप जो कर रहे हैं ना प्रिपरेशन, अभी भी मौका है। इस समय को 6 महीना, 1 साल, जो भी टाइम है, या 2 महीना, 3 महीना, जब भी टाइम है, अगर आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं ना, प्रॉपरली इस टाइम को मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो लाइफ टाइम 60 वर्ष तक की नौकरी होगी, उस नौकरी में आपको कहीं पर परेशानी नहीं होगी। मैं बस क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? अभी आप बोलेंगे कि सर इतना दूर का नहीं सोचना है, अभी तो हमको बस क्वालिफाई कर जाए वही बहुत है। ये चीज अगर आप बीएड में सोचिए, बीएड में भी आप क्या सोच रहे थे, यार जैसे तैसे असेसमेंट बना दो, आगे का काम तो हो ही जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तरफ वो चीज है, जब जल्दबाजी में अभी आप 2 महीना 3 महीना सोए रहेंगे, और जल्दबाजी में तभी 15 दिन में, महीना दिन में करेंगे, और फिर बाद में फिर से परेशानी होगी, जैसा बीएड में किया फिर अभी परेशानी हो रही है। ऐसे अभी सीटेट या स्टेट टेट के लिए करेंगे, फिर बाद में टीचर बनने के बाद परेशानी होगी। तो क्यों ना, अगर हमें समय मिला है तो इस समय को हम बर्बाद न करते हुए, इस समय को हम फालतू का वेस्ट न करते हुए, हम ऐसे यूटिलाइज कर लें, ऐसे इस समय को हम ले लें कि हमारा काम भी बन जाए और आगे का भी चीज हो जाए उतना ही मेहनत में। क्योंकि जब आप हड़बड़ी में कोई किसी चीजों को पढ़ते हैं तो आप मतलब जैसे तैसे करके मे भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे या नहीं भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये जो सिस्टमेटिक ढंग से धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, इसमें तो आप 100% क्रैक करेंगे, 100% क्वालिफाई करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी दे सकता हूं। और क्रैक करने के बाद जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, आपके कोई दोस्त अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो उनसे पूछिए कितना फायदा होता है। उसके बाद आप उन चीजों को भी बहुत बढ़िया से इंप्लीमेंट करेंगे, और वहां पर भी आप एक बेहतर टीचर के रूप में जाने जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन होगा। केबीएस में इंटरव्यू देने जाएंगे, आपके चेहरे पे झलकेगा वो ताजगी। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूं, मैं आज भी अपने आप को और एक बेहतर टीचर बनाने में लगा हुआ हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अभी 0.001% मैंने जो है पढ़ाने का तरीका सीखा है। अभी करोड़ों चीजें मुझे सीखनी है ना? और
ये चीज मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और अब जो मैं आपको आगे बात बताने वाला हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस बात को मान लेते हैं, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, तो एग्जाम आपका जब भी होगा और उसको अगर आज से इंप्लीमेंट करने लगते हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? और मैं आपको एकदम कहते हैं राज की बात बताऊं, मैं आपको राज की बात बता रहा हूं कि कैसे मैंने भी इन चीजों को बिना पढ़े इंप्लीमेंट किया है, और किस वजह से मुझे इतनी सारी चीजें पता है, या क्यों आप लोग मुझे इंडिया के टॉप एडुकेटर के रूप में जानते हैं। और ये मैं आपको एकदम रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं, आप लोगों ने मेरा एक ऐड देखा होगा जो अनअकैडमी की तरफ से चलता है, उसमें मैंने 2 टिप्स दिए, है ना, कि आप गलत उत्तर को चुनना शुरू करिए। दूसरी बात मैंने बोली कि आप अभी से टीचर की तरह सोचना शुरू करिए। आज मैं सिर्फ वो लाइन नहीं बोलूंगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा। मैंने आपको बोला कि टीचर की तरह सोचना शुरू करिए। तो भैया टीचर की तरह सोचना कैसे शुरू कर दें, क्या कर दें, क्या करें? और अब मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी से आप पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको आप चलने दीजिए, लेकिन उस चीज में आपको कैसे बेनिफिट होता है देखिएगा। आप मेरे सामने अभी क्वेश्चंस लेकर आइए, 90% क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर दूंगा कि मुझे वो चीज बहुत बढ़िया से आता है। इसलिए आता है कि मुझे जितना आता है उतना को मुझे स्मार्टली इंप्लीमेंट करने आता है। एक गलतियां जो मेरे स्टूडेंट, जो मैंने देखा है अक्सर करते हैं, वो प्रश्न में गलतियां क्यों करते हैं? ज्यादातर केसेस में आप गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जहां पर वो पहुंचाना चाहता है वहां पर आप पहुंच नहीं पाते। आप समझिए मेरी बात को। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछ देता कि ये कहां है, तो मैं ये मान के चलता कि आपको या तो पता है या तो आपको नहीं पता है। लेकिन यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलता है, और उस 4 ऑप्शन में आपको बोलता है, वो आपको पता नहीं चल रहा, वो बोल रहा है कि ये जो है इसी चारों में है। अगर मैंने पूछा भारत की राजधानी कहां है बस आपसे, तो आप मान लीजिए बोलेंगे दिल्ली, तो मतलब आपको याद है, नहीं बोलेंगे तो आपको याद नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपको? आपको ये नहीं बोल रहा है कि तुम भारत की राजधानी बताओ, तो वो पूछ रहा है कि भारत की राजधानी है तो इसी चारों में, मुंबई, दिल्ली, मान लीजिए कर्नाटक, बंगलोर, हैदराबाद, है तो इसी चारों में। आप समझ रहे मेरी बात? तो पहला तो आपको वहीं पर क्लू, ये आपका टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अपने आप में एक क्लू है कि बेटा तुमको पूरी दुनिया घूमनी नहीं है ये इसी चारों में। पहला क्लू ऑलरेडी आपको मिल जाता है। आप सोचिए कितने हम लोग लकी हैं। इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे तो करेंगे। अब जब हमें क्लू मिल गया है, तो अब हम रियल गलती क्या करते हैं? जो चीज वो मेरे से पूछ रहा है, जहां पर वो मुझे ले जाना चाहता है, हम एग्जैक्टली वहां पर नहीं जाते हैं। और हम क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारा रूटीन वैसा नहीं है, हमारा डेली लाइफ वैसा नहीं है। अब बोलेंगे सर हमारे डेली लाइफ से क्या मतलब है? बस एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसी पर आप अपने किसी भी चीज को सेट कर सकते हैं। पूरी पेडागोजी, पूरे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, व्यवहारिक क्वेश्चन, वो तो आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन भी आप यहां पर अपने माइंड से, इस सोच के इन्फ्लुएंस से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मुझसे, हम अब नॉर्मल लाइफ में देखिए क्या होता है, आपसे जब कुछ पूछा गया कि बेटा ये क्या है, ये कब होता है, ये कैसे होता है, तो आप क्या करते हैं? आपको जितनी जानकारी होती है आप उड़ेल देते हैं, अरे ये नहीं। अभी अगर आपको पूछा कि अरे क्या हाल है कोविड का, अरे कोविड का तो बहुत खराब हाल है। मान लीजिए आपसे कोई एक लाइन पूछा कि कितना केस है, आज कितना केस निकला है, ठीक है, हमने कहा अरे कोविड का तो बहुत खराब हाल है, यहाँ से ये हुआ, उतना हुआ, उतना हुआ, मतलब पूछिए मत, वहां पे सुने उसका ये हो गया, वहां पे उसका हो गया। आप या हम लोग, मतलब हमारे भारतीयों में ये चीज है कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि किसी चीज को एक चीज पूछा जाएगा, हम लोग उस पर इतना बात करते हैं, इतना बात करते हैं कि मतलब पूरी जानकारी उड़ेल के रख देते हैं। एक्चुअल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये नहीं करना है। आप बोलेंगे सर आप तो उल्टा बात बोल रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जैसे पूरी जानकारी उड़ेलने लगते हैं, आपको चारों ऑप्शन सही करेक्ट नजर आने लगेगा। आपको सिर्फ इतना करना है। वो क्या पूछा है, अभी मैंने आपको क्या क्वेश्चन किया था कि आज कोरोना के कितने केसेस हैं, बस आपको क्या आंसर देना चाहिए था, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, जितना भी केसेस, बस आपका एक वर्ड में आंसर था। आपने क्या किया, अरे बहुत खराब स्थिति हो गया है, आजकल तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहां जाते हैं तो वहां परेशानी, वहां जाते वहां, कल न्यूज देखे उसका ये हो गया, फेल हो गया, उसका वो हो गया, उसका वो हो गया। आपसे इतनी चीजें पूछी नहीं गई थी, क्योंकि हम अपने रियल लाइफ में इतना ज्यादा जो है हमेशा चीजों को, हर चीजों को एक साथ लेके चलते रहते हैं कि जब हम प्रश्न बनाते हैं तब भी हम हर चीजों को सोचते हैं जितना मुझे पता है और उसके बेसिस पर करने लगते हैं। मैं बोलता हूं कि आप बस वो सोचिए जो आपको पूछा गया है। बहुत थ्योरेटिकल बात है लेकिन बिल्कुल सही है। अर्जुन ने सिर्फ मछली के आंख पे निशाना लगाया था, ये कब की कहानी है, लेकिन देखिए ये हर जगह पे चरितार्थ होती है। तो मैं मतलब उतना थ्योरेटिकल बात को नहीं ले जाना चाहता हूं, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सिंपल बात सोचिए। अगर मुझे पूछा गया है, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, अगर आपको पूछा कि दीपक सर के बारे में एक विद्यार्थी के रूप में आपके हिसाब से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, मान लीजिए आप कहते, ऑप्शन है कि दीपक सर एक अच्छे इंसान है, दीपक सर एक अच्छे टीचर है, और दीपक सर बहुत अच्छा दिखते हैं, ऐसे मैं अपना तारीफ कर रहा हूं, छोड़ दीजिए। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए कि दीपक सर बहुत सोते हैं, मान लीजिए। आपको पूछा क्या गया है, एक विद्यार्थी के रूप में आपका दीपक सर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक विद्यार्थी के रूप में जैसे ही बोला, या क्वेश्चन जैसे ही हमको किसी मोड में ले गया, हम बस उसी में रहेंगे। जैसे ही बोला कि एक विद्यार्थी के रूप में, हमारा नजरिया तुरंत हो जाएगा कि एक विद्यार्थी दीपक सर के लिए क्या सोचेगा। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लिख बोलेंगे अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता है तो खैर, मतलब ये तो सैंपल क्वेश्चन है, सही समझ रहे मेरी बात। तो आप बस वहां पर बोलेंगे कि अच्छा पढ़ाते हैं। अब वो अच्छे इंसान हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो अच्छा पढ़ाते हैं एक विद्यार्थी के लिए। तो इसको हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक रूप से सोचना, जो जरूरी है वही सोचना, जो जरूरी नहीं है वो नहीं सोचना, ये ज्यादा आपको करना है। तो आज से आप ये मत सोचिए कि आपको क्या करना है, आज से आप डेली ये सोचने लगे कि आपको क्या नहीं करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या सोचना है, इससे ज्यादा आप सोचने लगे ये क्या नहीं सोचना है, ठीक है। दोस्तों, कोई भी चीज ना एक दिन में तुरंत सुपरफास्ट नहीं हो जाती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास समय है, आप अभी से आपके जो भी बेस्ट एडुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके क्लासेस ज्वाइन करना शुरू करिए, और धीरे 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 आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच में उनसे उनको ऑब्जर्व करिए। जो आपके पसंदीदा टीचर हैं, उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करिए कि यार ये नहीं कि ये क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्यों इतना बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ है, आखिर इसके अंदर ये क्या है जो मेरे अंदर नहीं, या इससे हम क्या सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी सारे टीचर से ये सीखता रहता हूं, आखिर इनके अंदर क्या है जो के कारण कि ये इनको लोग इतना जानते हैं, और अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने आप में इंप्लीमेंट कर सकता हूं तो मैं करता हूं या करना चाहता हूं। तो आप शुरू करिए, और जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी, इस एग्जांपल को हर चीज में इंप्लीमेंट करिए। जब भी आप अपने लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में अलग अलग चीजों को देखते हैं, अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर आप क्लियरली देखना शुरू करिए कि अच्छा ये ऐसे है तो ऐसे हो। ओके, क्लियर कट समझिए, जो जैसा है उसको वैसा ही समझिए, है ना। जैसे एक बार नहीं चला था, नो मीन्स नो, नो मतलब नो है, अब उसका 15 मीनिंग मत निकालिए। अगर कोई कंसेप्ट है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो पूछा गया है वही पूछा गया है। मैं अक्सर बच्चे को बताता हूँ, कोई ऑप्शन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे बच्चे को जो है समान मौका मिलेगा, मतलब बच्चे को समान मौका देने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन रहेगा आपको बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या और दे देगा विशिष्ट शिक्षा, कुछ दे देगा।
बच्चे लोग क्या बोलेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा, अरे बाल केंद्रित शिक्षा, लगा लगा चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। चारों ऑप्शन बढ़िया बात बोलता है बच्चे के लिए, लेकिन हमको पूछा ये नहीं है, हमको पूछा है कि समान अवसर देने के लिए। तो समान अवसर जब हम देने की बात करते हैं, तो यहां पर क्लियर सी बात है कि हम बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उनको बाकी लोगों के समान मानना चाहते हैं। समान मानना चाहते हैं, ये बात समावेशी शिक्षा में बोली गई है। अब एक बात बताइए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन भी बोलता है कि बच्चे के हिसाब से पढ़ाइए, इसमें समावेशी शिक्षा की क्या गलती है? कम से कम उसका जो प्रॉपर हक है वो तो उसके पास रहने दीजिए, यही बात है। तो आज से मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम की डेट पर हमने शुरुआत में बात की, अगर एग्जाम आपका जून जुलाई में होता है या नवंबर दिसंबर अगस्त सितंबर जब भी होता है, हमें आज से इस बात पे लग जाना है कि हम किस प्रकार से अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना के यूटिलाइज करते हैं। देखिए जीना तो है, अब आप इसको डेट वाइज कैलेंडर का डेट बना के जिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये लाइन, कैलेंडर का डेट बनाइए, अच्छा आज 22 तारीख है, आज 23 तारीख हो गया, कितना बज गया 11, कितना बज गया 2, कितना बज गया 6, कितना बज गया 9, ऐसे करके डेट पार करिए, या उसको कंस्ट्रक्टिव बना के पार करिए। कंस्ट्रक्टिव बनाइएगा तो हर हाथ से लड्डू है, जो मैंने अभी आपको बताया, नहीं तो किसी हाथ में लड्डू नहीं है, टाइम पार हो गया, बाद में माथा पीटते रहिए। तो इसलिए दोस्तों मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है एक दोस्त के नाते कि आप सभी लोग अपने जो पढ़ाई का प्रोसेस है इसको स्मार्ट वे में शुरुआत करिए, स्मार्ट वे में चलाइए, डेली करिए, डेली एक नए हौसले के साथ जगिए और कोशिश करिए कि हम कैसे सिस्टमेटिकली एक एक करके हर चीज को क्रैक कर लें। ठीक है, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, बस शुरुआत करिए और अभी से शुरुआत करिए, इस मोमेंट से शुरुआत करिए, तभी काम बनेंगे, है ना। और करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीचर आप जीवन भर के लिए बनना चाहते हैं, है ना। कोई 2 महीना 4 महीना का स्वार्थ मत पालिए कि 2 महीने बाद एग्जाम होगा तो पढ़ेंगे, 1 महीने बाद एग्जाम है तो पढ़ रहे हैं। वो स्वार्थ मत पालिए, वो आपको कंगाल कर देगा, बर्बाद कर देगा, नॉलेज से कंगाल कर देगा। उस चक्कर में मत रहिए। आप ये सोचिए कि सीखना तो हमें हमेशा है, तो हम क्यों ना एक अच्छे प्लान के साथ सीखें कि हम अच्छे भी बने रहें, हमारी इज्जत भी रहे, हमारा अपना तौर तरीका भी सही रहे और हम खूब अच्छे से, खूब बेहतर तरीके से अपने आप को आगे लेके चल सके। यही बात दोस्तों मुझे आपसे शेयर करनी थी। और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और एग्जाम्स के आगे जैसे भी डेट्स आते जाएंगे हम आप लोग के बीच आते रहेंगे। और तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अपने खुद को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपना सबसे पहले बहुत ख्याल रखिए, तभी आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। और घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे सबका ख्याल रखिए। और इस जो है विकराल परिस्थिति में हम सब लोगों को खुश रहना है, बेहतर रहना है और हर तरीके से आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक को इजाजत। बाय बाय, जय हिंद।